नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। अमरावती शहर के जिला महिला अस्पताल में दिल दहला देने वाली घटना। अस्पताल के एनआईसीयू में लगी आग में 3 नवजात बच्चों की मौत। धारदार शस्त्र व पत्थर से हमला कर 28 वर्षीय युवक की निर्घुण हत्या। शहर के दवा बाजार परिसर की घटना में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की परिजनों की मांग। डॉक्टर हर्षदा डालिमकर को दोबारा ज्वाइन करने का डीन का आश्वासन। स्थिति के बाद डॉक्टर हर्षदा का चल रहा इलाज, फिलहाल हालत स्थिर। सिंचाई के लिए किसानों को नहीं मिली सब्सिडी के लिए वाशिम जिले के किसानों का अर्धनग्न आंदोलन। दूसरे श्रावण सोमवार को भी शहर के श्री राजराजेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। गांधी ग्राम से पवित्र पूर्णा नदी का जल लाकर शिव भक्तों ने किया शिवजी का जलाभिषेक। अब समाचार विस्तार से। अमरावती शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है। अमरावती जिला महिला अस्पताल के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट एनआईसीयू में आग लगने से 3 नवजात बच्चों की मौत हो गई। सुबह 3:30 बजे नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में एक वेंटिलेटर में अचानक धमाका हुआ, जिससे आग लग गई। हादसे में 3 नवजात बच्चों की मौत हो गई। घटना के कारण पूरे हॉस्पिटल में दहशत फैल गई और सभी लोग अंदर मौजूद मरीजों और बच्चों को बचाने के लिए भागने लगे। इस बीच बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल का स्टाफ कई बच्चों की जान बचाने में सफल रहा है। तुम्ही सांगा तिथं प्रशासन काय करत आहे तिथला? बाळाचा दवाखाना आहे ना, तो महिलांचा दवाखाना आहे, बाळाचा आहे ना, तिथं लक्ष पाहिजे ना सगळ्याच अधिकाऱ्याला। पण आमच्या कालपर्यंत ज्या कंडिशन मध्ये होतो त्या कंडिशन मध्ये मिली जानकारी के मुताबिक आग हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर लगी। जिला महिला हॉस्पिटल में जहां 39 नवजात बच्चों का इलाज चल रहा था, वहां एक जोरदार धमाके से वेंटिलेटर में आग लग गई। डॉक्टरों और नर्सों ने तुरंत सभी बच्चों को निकालने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से 3 की मौत हो गई। डॉक्टरों, नर्सों और हॉस्पिटल स्टाफ ने अन्य बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि 6 नवजात बच्चों को आगे के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। इस भीषण आग में नियोनेटल वार्ड में लगे उपकरण और दूसरा सामान जल गया। बहुत कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से आग हॉस्पिटल के कमरों तक नहीं फैली। इस घटना से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव पड़ा है। घटना को लेकर अमरावती के जिलाधिकारी आशीष एरेकर ने जानकारी दी। सर, नेमकी काय घटना घडली? सकाळची काय घटना होती? कशामुळे घटना घडली आणि किती बालकांचा मृत्यू झाला? आज दिनांक 24 ऑगस्ट रोजी सकाळी 4:30च्या सुमारास ही एक दुर्घटना आपल्या डफरीन हॉस्पिटलचं जे आपलं एनआयसीयू आहे त्याच्यामध्ये घडलेली आहे। यामध्ये एकूण 39 बालके त्या ठिकाणी होते, 2-3 विंग्स मिळून। त्यामध्ये 3 बालकांचा या सर्व आगीच्या दरम्यान आणि जे धूर त्याच्या पश्चात झाला आगीच्या, त्याच्यामध्ये मृत्यू झाला आहे आणि 36 बालकांना आपल्याला तिथून रेस्क्यू करण्यामध्ये त्या ठिकाणी यश आलं। त्यामध्ये जे 36 बालकं आहेत ते आता वेगवेगळ्या आपण हॉस्पिटलमध्ये रेफर केलेले आहेत। त्यामध्ये PDMCमध्ये 11 मुले आपले सध्या त्या ठिकाणी ॲडमिट आहेत। सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये 5 आहेत, मुर्के हॉस्पिटल येथे 8, होप हॉस्पिटल येथे 6, पारिजात हॉस्पिटल येथे 2 आणि 4 बालकांना आपण त्यांच्या मातांसोबतच त्या ठिकाणी ठेवलेलं आहे। तर जे 36 बालकं आहेत त्यांच्या पूर्ण तब्येतीवर आपण आता पूर्ण लक्ष ठेवून आहे आणि सर्व हॉस्पिटल्सला आम्ही बोलणं झालेलं आहे आणि यापैकी 3 हॉस्पिटलला तर आमच्या व्हिजिट्स पण झालेल्या आहेत आणि त्यांना आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत की कुठल्याही प्रकारची फीस ही या मुलांच्या पालकांकडून आकारायची नाही। विनामूल्य हे त्या ठिकाणचं त्यांना इलाज करायचा आहे। त्याचं काय प्रोव्हिजनिंग करता येईल ते आम्ही त्या ठिकाणी करू, पण ह्या बालकांचे जे पालक आहेत त्यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारची फीस आकारू नये अशा पद्धतीच्या सूचना त्यांना देण्यात आलेल्या आहेत। आज माननीय आरोग्यमंत्री महोदय यांची सुद्धा दुपारी अमरावती येथे भेट दौरा त्या ठिकाणी आयोजित आहे।
घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया। घटना की जानकारी मिलते ही आरोग्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर मुंबई से अमरावती के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले उन्होंने आरआरसी न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि निश्चित ही यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्पताल में लगे उपकरण सप्लाई करने वाली नागपुर की शिलर को इक्विपमेंट की टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। यह पता लगाने के लिए पूरी जांच की जाएगी कि समय पर स्प्रिंकलर होगर सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा था। घटना में दोषी पाए जाने वालों पर निश्चित कार्रवाई होगी, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। नाही, अमरावतीच्या घटनेमध्ये कालच्या ज्या पद्धतीनं दुर्दैवानं 3 बालकांचा मृत्यू झाला ही अतिशय दुर्भाग्यपूर्ण अशा पद्धतीची गोष्ट आहे. त्या आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी त्याच्यामध्ये झालेल्या घटनेनंतर खूप त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, प्रयत्नांची शिकस्त केली. परंतु 6 बालकांना वाचवण्यामध्ये त्यांना यश आलं, परंतु या 3 बालकांना मात्र त्यांना वाचवता आलं नाही. अतिशय दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्दैवी अशा पद्धतीची घटना आहे. नाही, आता ह्याच्यामध्ये पहिली प्राथमिकता होती की जितकी तिथं बालकं आहेत त्यांना पहिल्यांदा वाचवणं. त्यामध्ये बऱ्यापैकी काम केलं. त्यातली 6 बालकांच्यावरती बाकीच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत आणि ते सुरक्षित आहेत. आता काय काळजी करायची गरज नाही. यानंतर ही घटना घडली कशी किंवा कशामुळे झालं, नेमकं काय चूक होती याच्याबद्दल सुद्धा टेक्निकल टीम काम करेल आणि त्याच्यानंतर त्याच्याबद्दल जर काय त्याच्यात अनियमितता असेल, आमच्या यंत्रणेकडून काही चुका झाल्या असतील तर निश्चितपणे त्याच्यावरती सुद्धा कारवाई होईल. अकोला शहर के सिविल लाइंस पुलिस थाने की सीमा में दवा बाजार के पीछे रविवार देर रात 2 गुटों के बीच हुए विवाद में जमकर राड़ा हुआ। इस राड़े में 28 वर्षीय नितेश उर्फ मुन्ना श्रीराम जाधव नामक युवक पर धारदार हथियार और पत्थर से हमला किया गया। हमले में गंभीर रूप से घायल मुन्ना जाधव की मौत हो गई। उसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। रविवार रात शहर के दवा बाजार के पीछे 2 गुटों में किसी बात पर बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते लड़ाई में बदल गई। शुरुआती जानकारी है कि कुछ लोगों ने मुन्ना श्रीराम जाधव पर पत्थरों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सिविल लाइंस पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके का मुआयना किया और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी थी। इस मामले में अनिकेत उर्फ रोहन संतोष दामोदर, अंशु शिरसाट तथा सागर उर्फ ऋषभ पालीवाल, इन 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। ऐसी जानकारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटिल ने दी। आज शाम को 10 से 10:30 बजे के बीच में अजगर हुसैन स्कूल के पास अंबेडकर नगर यहाँ पर एक व्यक्ति पर किसी ने हमला करने की हमको इन्फॉर्मेशन मिली सिविल लाइन पुलिस स्टेशन को। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन की टीम उस घटना स्थल पे पहुंचने के बाद वहाँ पर जो जख्मी था मुन्ना श्रीराम जाधव, उसको हॉस्पिटल में जीएमसी में भर्ती करवाया गया वहाँ से। उसके बाद हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन मिली कि उसकी तबीयत नाजुक है और बाद में उसकी डेथ डिक्लेयर की है डॉक्टर ने। तो उसके बाद जो घटनास्थल पे थोड़ी सी शानिशा होने के बाद 3 आरोपी के नाम सामने आए। उसमें से 2 जो आरोपी है अनिकेत उर्फ रोहन संतोष दामोदर और सागर उर्फ ऋषभ कृष्ण पल्लीवार, इनको हिरासत में लिया गया है। और जो तीसरा आरोपी है अंशु शिरसाट, उसके लिए हमारी पुलिस स्टेशन सिविल लाइन की टीम एलसीबी की टीम काम कर रही है और उसको भी हम जल्द से जल्द कस्टडी में लेंगे। और जो वेपन उसमें इस्तेमाल हुआ है तो वो चाकू धारदार शस्त्र की वो इंटरोगेशन में भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो वो वेपन भी हम जब्त करेंगे। का कारण जो है जो अंशु शिरसाट है तो जो मेन है उसका कुछ पर्सनल इशू था, ऐसा ये दूसरे आरोपी बोल रहे हैं। तो अभी अंशु हिरासत में आने के बाद जो मुख्य कारण है वो सामने आएगा। देर रात तक सिविल लाइंस पुलिस थाने में इस मामले में अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया जारी थी। हमलावरों को गिरफ्तार करने के बाद इस पूरी घटना का घटनाक्रम स्पष्ट हो जाएगा। नितेश उर्फ मुन्ना जाधव की हत्या से पूरे दवा बाजार परिसर में तनाव की स्थिति निर्माण हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से शहर में आपराधिक घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रहा है। यह देखते हुए पुलिस ने शहर में बढ़ती गुंडागर्दी व दादागिरी पर अंकुश लगाना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है।
आज घटना के दूसरे दिन मृतक नितेश उर्फ मुन्ना श्रीराम जाधव के परिजन, रिश्तेदार तथा परिसर के नागरिकों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धावा बोलते हुए इस हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर संतप्त परिजनों तथा लोगों को समझाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सगळे मला न्याय पाहिजे, सगळ्यांना फाशी द्या। काय झालं होतं? काय झालं? पाहिजे ते तडीपार नका करू द्यायला, जलम सेफ करा त्याले, असेल हसेल मिळाले हे करा, अटक करा। काय झालं होतं? काय झालं होतं, मी मुंबई होती बापा, मी सकाळी चालली होती, त्यानं बनवलं घरून, त्यांना नेलं आणि तिकडे काय झालं मला माहित नाही। केला होता तर तो मुलगा मला फोन उचलून शिव्या देत होता की तू कोण आहेस, आता फोन लावला तर विचार पाहतो तुझा। मी परत फोन केला तर म्हणते मारून फेकलं, त्याला येऊन घेऊन जा। आमची मागणी आम्हाला न्याय पाहिजे, की आम्हाला न्याय पाहिजे आणि जेही यांच्या मुलाबाळासाठी लागणार जेही काही असणार यांचं ते आम्हाला पाहिजे ते द्या। आणि आम्हाला सिव्हिल लाईन पोलीस चौकी नाही पाहिजे, ते जे ऑफिसर आहे ते मॅडम आम्हाला पाहिजे नाही, आम्हाला दुसरे कोणतीही सर द्या, मॅडम द्या, त्या मॅडमच्या अंडर आमची केस पाहिजे नाही। आणि मेळेच्या मुलांनी घरातून नेलं, तिथे नेऊन माझ्या देराला तिथे एकटा सोडून पळाला। माझ्या देरानी त्याच्यासाठी त्याचा जीव दिला, मग तो का बरं पळाला? त्याला सोडून त्याचा मित्र होता ना, तो का बरं पळाला? तो आता का बरं गायब आहे? तो इथं याचा होता ना, त्याचं काम होतं ना, तो खरं आहे ना, त्यांनी जान दिली ना माझ्या नाही। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उपचार हॉस्पिटल अकुला की पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर हर्षदा डालिमकर के मामले में कॉलेज डीन ने अहम जानकारी दी है। डीन ने भरोसा दिलाया कि हम डॉक्टर हर्षदा डालिमकर को दोबारा ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। मेडिकल कॉलेज की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट डॉक्टर हर्षदा डालिमकर के मामले की जांच के लिए कमेटी के मेंबर अपॉइंट कर दिए गए हैं और डीन ने साफ किया है कि सवालों की सूची बनाकर जल्द ही विस्तृत में जांच की जाएगी। साथ ही अगर डॉक्टर हर्षदा डालिमकर काम पर लौटने की इच्छा जताती है तो उन्हें तुरंत वापस ले लिया जाएगा। डीन ने भरोसा दिलाया है कि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जिम्मेदारी लेगा कि उसे या उसके विभाग को कोई मानसिक परेशानी या प्रॉब्लम न हो। आपण सध्या आहोत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये आणि डीन सर आपल्यासोबत जुडलेले आहेत। मॅडम, चौकशीमध्ये आम्ही लवकरात लवकर देण्याचा प्रयत्न करत आहोत। एक गोष्ट आहे आणि दुसरी महत्त्वाची, तिला आम्ही आताही रुजू करून घ्यायला तयार आहोत। ती आली तरी विभागात काहीच प्रॉब्लेम नाही आणि आम्ही विभागातील सगळ्यांना सूचना दिलेल्या आहेत तशा। उन्होंने बताया कि प्रशासन की भूमिका है कि छात्र को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हम जल्द से जल्द जांच समिति की रिपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और एक और ज़रूरी बात यह है कि हम उसे अभी भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। अगर वह आती भी है तो विभाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमने विभाग में सभी को सूचित किया है कि जूनियर का वर्कलोड न बढ़े। अगर डॉक्टर हर्षदा आती है या कहती है कि वह वापस ज्वाइन कर रही हैं तो मैं उन्हें तुरंत ज्वाइन कर लूँगा। उनके डिपार्टमेंट में कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। अब मैं खुद यह पर्सनल जिम्मेदारी लूँगा। वह आखिर हमारे कॉलेज की स्टूडेंट है, मुझे नहीं लगता कि उसे इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी जानकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय सोनू ने दी। फक्त समिती नेमली आहे आणि सगळ्या विभागाला सूचना दिल्या आहेत आम्ही की तुम्ही तुमच्या हाताखाली जे काही अधीनस्थ पदव्युत्तर विद्यार्थी आहेत त्यांच्याशी व्यवस्थित वागा म्हणून सूचना दिलेल्या आहेत। पण त्या आल्यानं त्या समजा जर आल्या तर किंवा तिने रुजू होतो म्हटलं तर मी पटकन तिला रुजू करून ताबडतोबच्या विभागात तिला कोणी त्रास देणार नाही। ती पर्सनल वैयक्तिक जबाबदारी आता मात्र मी स्वतः जाऊन घेईन, तेवढं सांगू इथं, कारण ती विद्यार्थिनी आहे शेवटी आमच्या कॉलेजची, तिने राजीनामा देऊ नये असंच मला वाटते। ठीक आहे की नाही? वाशिम जिले में सिंचाई कुओं के लिए प्रलंबित सब्सिडी को लेकर किसान आक्रामक हो गए हैं। आज संतप्त किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अर्धनग्न आंदोलन कर अपना रोष व्यक्त किया। इस आंदोलन के जरिए प्रलंबित सब्सिडी को तुरंत किसानों के खातों में जमा करने की मांग की गई। वाशिम जिले में सिंचाई कुओं के लिए प्रलंबित सब्सिडी को लेकर किसानों ने आक्रामक रुख अपनाया है। जिले के किसानों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अर्धनग्न आंदोलन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मनरेगा के तहत कुओं का निर्माण पूरा होने के बावजूद जिले के 8,493 किसानों की सब्सिडी पिछले 2 साल से अटकी हुई है। इस आंदोलन के जरिए प्रलंबित सब्सिडी को तुरंत किसानों के अकाउंट में जमा करने की मांग की गई।
मी 2 वर्ष झाले विहीर खांदून बांधून माझं सगळं काम झालं, तरी अजून मला कुठलंच पैसा मिळाला नाही. आणि शासनानं ज्या पद्धतीनं सांगितलं त्या पद्धतीनं काम करून आज माझ्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे. 5 लाख रुपये लागून बसले, कारण त्यावेळेस 4 लाखात जरी विहीर होती, परंतु आजचे रेट वाढल्यामुळे त्याला पैसा वाढीव लागला, याच्यात सगळ्यालाच माहिती आहे. तरीसुद्धा या शासनानं ताबडतोब म्हणजे शेतकऱ्याची दखल घ्यावी जिल्ह्यातील, आणि शेतकऱ्याला जे अनुदान विहिरीला जे भेटत असते ते तात्काळ देण्यात यावं, अन्यथा आम्हाला आंदोलन केल्याशिवाय दूसरा पर्याय उरणार नाही. इस मौके पर जिला परिषद के वीबीजी राम योजना की गुट विकास अधिकारी किरण सांगले ने प्रदर्शन स्थल का दौरा किया और आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार से फंड मिलने के बाद इसे तुरंत किसानों के अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा. शेतकऱ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत, विशेषतः करून योजना बदलल्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात जी माहिती आहे ती शेतकऱ्यांपर्यंत अजून पोहोचलेली नाही आहे. त्यामुळे ती माहिती आपण चांगल्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना अगोदर देऊया. आणि याच्यामध्ये जी प्रमुख मागणी आहे की आमचं विहिरींचं बांधकाम झालेलं आहे, पण तरीसुद्धा आमचा निधी किंवा आमचे पैसे आम्हाला मिळालेले नाहीत. त्या बाबतीत असं म्हणणं आहे की जे जवळपास आपण आपल्या स्तरावरून जी कार्यवाही करायची असते की जवळपास 2777 विहिरी अशा आहेत आपण ज्यांचे FTO जनरेट करून फक्त कुशलच्या पेमेंटसाठी किंवा पेमेंटसाठी आपले ते शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत. जसा निधी उपलब्ध होईल तसं या शेतकऱ्यांना ऑटोमॅटिकली पैसे मिळून जातील. ते लवकरात लवकर व्हावं आणि शेतकऱ्यांना निधी मिळावा, पैसे मिळावे, त्यांचे कुठलेही कामं राहू नये, यासाठी आम्ही जास्तीत जास्त प्रयत्नशील राहू असं सांगा. श्रावण महीने के दूसरे सोमवार को भी शहर के सैकड़ों शिव भक्त अपनी पालकी व कावड़ लेकर गांधीग्राम गए थे. गांधीग्राम से पवित्र पूर्णा नदी का जल लाकर शिव भक्तों ने श्री राज राजेश्वर महाराज का जलाभिषेक किया. दूसरे सोमवार को पूरे दिन भर राजेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा. यह आने वाले सभी भक्तों को साबूदाना खिचड़ी का वितरण किया गया. श्रावण महीने के दूसरे सोमवार और रविवार को दोपहर के बाद से ही शहर के विभिन्न परिसरों से कावड़ व पालकी निकालने की तैयारी शुरू हुई थी. शिव भक्त युवकों ने अपनी अपनी कावड़ व पालकियों को आकर्षक रूप से सजाकर कलशों को तैयार किया था. शहर के सभी रास्तों पर कावड़ियां और उनके वाहन नजर आ रहे थे. वाहनों में युवकों के जत्थे दिखाई दे रहे थे. देर रात तक कई शिव भक्त मंडल के सदस्य अपनी पालकी व कावड़ की पूजा करते दिखाई दिए. नदी से पूर्णा नदी का पवित्र जल भरने के बाद शिव भक्त पैदल कावड़ लेकर वापस अकोला शहर की ओर आते दिखाई दिए. पूरे पालकी मार्ग पर हर बोला महादेव तथा बम बम भोले के जयकारों के साथ ढोल ताशों, डीजे तथा भजनों की गूंज सुनाई दे रही थी. श्री राज राजेश्वर मंदिर में पहुंचने के बाद सभी शिव भक्तों ने अत्यंत अनुशासित तरीके से शिव जी का जलाभिषेक किया. श्री राज राजेश्वर मंदिर में सुबह से लेकर देर रात तक दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. मंदिर में आने वाले सभी शिव भक्त तथा श्रद्धालुओं के लिए मंदिर व्यवस्थापन की ओर से पूरे दिन साबूदाना खिचड़ी का वितरण किया गया, जिसका लाभ हजारों शिव भक्तों ने लिया. देखते हैं मंदिर परिसर की एक झलक. अकोला के लोगों की खिदमत में आधुनिक मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एपेक्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर का शानदार और रंगारंग उद्घाटन समारोह रविवार को संपन्न हुआ. दीपक चौक पर हुए इस समारोह में शहर की कई जानी मानी हस्तियां और मेडिकल क्षेत्र के डॉक्टर मौजूद थे. एपेक्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर के उद्घाटन समारोह में मुख्य मेहमान के रूप में अकोला पश्चिम के विधायक साजिद खान पठान, पूर्व राज्य मंत्री अजहर हुसैन साहब और अंजुमने इस्लाम मुंबई के प्रेसिडेंट तथा पद्मश्री डॉक्टर जहीर काजी मौजूद थे. उन्होंने रिबन काटकर इमेजिंग सेंटर का उद्घाटन किया और डॉक्टर मदीहा सदफ, MBBS, MD, रेडियो डायग्नोसिस डॉक्टर फहाद खान और पूरे खान परिवार को इस नई शुरुआत के लिए बधाई दी. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मदीहा सदफ, MBBS, MD, रेडियो डायग्नोसिस. मैंने अपना MBBS IGGMC नागपुर से किया. MD रेडियो डायग्नोसिस NKP सालवे नागपुर से किया है. एंड हमारे इस एपेक्स डायग्नोस्टिक सेंटर में आपको सोनोग्राफी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी. ANC में फीटल डॉपलर, NT स्कैन, एनोमली स्कैन एंड रूटीन USG सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी.
एडवांस इमेजिंग में फाइब्रो स्कैन एंड शेयरवेव इलास्टोग्राफी के भी फीचर इंक्लूड है। डिजिटल एक्सरे की भी पूरी सुविधाएं आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू। अपेक्स डायग्नोसिस एंड इमेजिंग सेंटर में मरीजों की जांच के लिए अत्यंत आधुनिक मशीनरी उपलब्ध कराई गई है। इस सेंटर में 3D, 4D, 5D सोनोग्राफी, कलर डॉपलर, फीटल और ऑब्स्टेट्रिक इमेजिंग, डिजिटल एक्सरे और USG गाइडेड प्रोसीजर जैसी लेटेस्ट आधुनिक मशीनरी की सुविधाएं मरीजों को सही दामों पर और आसानी से मिलेंगी। इस उद्घाटन समारोह में डॉक्टर मदीहा सदफ, डॉक्टर फहद खान ने आए हुए लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने अकुला के मरीजों को उच्च दर्जे की मेडिकल सेवा देने का अपना इरादा जाहिर किया। इस समारोह में अकुला के बड़ी संख्या में नागरिक, डॉक्टर और जाने माने लोग शामिल हुए। Hello everyone, I am Dr. Madiha Sadaf, Muhammad Arif, MBBS MD Radio Diagnosis. I did my MBBS from IGGMC Nagpur and post-graduation in Radio Diagnosis from NKP Salve Nagpur. It's immense my pleasure to welcome you at the inauguration of Apex Diagnostic and Imaging Center. हमारे सेंटर में सोनोग्राफी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। 3D, 4D के साथ साथ 5D इमेजिंग पे भी फोकस किया जाएगा, जिसमें फाइब्रेशन ओवुलेशन स्टडीज रहेंगी एंड डिजिटल एक्सरे की भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। फीटल स्कैन में इंक्लूडिंग ANC, एंटी स्कैन, एनोमली स्कैन, फीटल डॉपलर, इसकी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। एडवांस इमेजिंग में फाइब्रो स्कैन, इलास्ट्रोग्राफी की भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। वी एम टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड गुड पेशेंट केयर। थैंक यू। अकुला शहर पर एक बार फिर पानी का संकट मंडरा रहा है। बारिश ने मुंह फेरा है। दिन ब दिन काटेपुरा बांध का जलस्तर कम हो रहा है। यह देखते हुए महापालिका द्वारा जलापूर्ति में और एक दिन का अंतर बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। यह देखते हुए पानी का उपयोग आवश्यकता के अनुसार सभी ने करना चाहिए। अकुला शहर में पानी का संकट फिर गहराता नजर आ रहा है। पिछले 22 दिनों से वरुण राजा ने मुंह फेर लिया है। जिले को जलापूर्ति करने वाले काटेपुरा बांध में केवल 25% जल भंडारण शेष है। दिन ब दिन बांध का जलस्तर कम हो रहा है। नागरिकों के पानी के भंडारण और बढ़ती मांग के कारण नगर निगम की पानी सप्लाई के नियोजन पर दबाव पड़ रहा है और ऐसी स्थिति बन गई है कि अब 8 दिनों के बाद शहर को जलापूर्ति हो सकती है। अगर जलापूर्ति को और देरी हुई तो आम लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। लोगों को पीने के पानी और यहाँ तक कि घरेलू इस्तेमाल के लिए भी टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। अब सवाल है कि अकुला के लोगों को कब काफी और समय पर पानी मिलेगा। क्या नगर निगम प्रशासन पानी की कमी के और गंभीर होने से पहले कोई ठोस प्लान बनाएगा या प्रशासन तभी जागेगा जब लोगों को घड़े लेकर सड़कों पर उतरना होगा। ईद ए मिलादुन्नबी के मौके पर वाशिम जिले के मालेगांव शहर में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने जोश के साथ रक्तदान किया और समाज सेवा का जज्बा दिखाया। रक्तदाताओं ने कहा कि उनका खून किसी जरूरतमंद की जान बचाने के काम आए। ईद ए मिलाद के मौके पर वाशिम के मालेगांव शहर के जामा मस्जिद चौक पर एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर को कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष तथा विधायक साजिद खान पठान ने सदिच्छा भेंट दी। इस मौके पर उन्होंने युवाओं के जाबाज काम की तारीफ की और युवाओं से समाज और लोगों की भलाई के कामों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की अपील की। साथ ही मालेगांव पुलिस स्टेशन के थानेदार राजेश खेरडे ने भी रक्तदान शिविर को भेंट देकर मौजूद लोगों को रक्तदान की अहमियत और उसकी मानवीय स्वास्थ्य को कितनी जरूरत है इसकी जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित सभी रक्तदाताओं को बधाई दी और उनसे समाज सेवा में अपना योगदान देते रहने की अपील की। इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए अल्मु मोमिन ग्रुप के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की। ईद ए मिलादुन्नबी के मौके पर आयोजित इस पहल के जरिए युवाओं ने इंसानियत, सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा का संदेश दिया, जिसकी सभी ओर प्रशंसा हो रही है। शहर के MIDC परिसर में स्थित एक प्लास्टिक की सामग्री के गोदाम में रविवार रात के समय एकाएक आग लग गई। आग की यह घटना जैसे ही आसपास के लोगों को नजर आई, लोग मौके पर जमा होने लगे। इस बीच MIDC पुलिस की एक टीम भी मौके पर पहुंची तथा बाद में दमकल विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची थी। देर रात तक आग बुझाने का काम जारी था।
आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। जानकारी मिलते ही एमआईडीसी पुलिस की एक टीम भी मौके पर पहुंची थी। तब तक किसी ने दमकल विभाग को फोन भी कर दिया था। इसके बाद दमकल विभाग की गाड़ी घटनास्थल पहुंची थी। देर रात तक आग बुझाने का काम चल रहा था। जानकारी के अनुसार इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। मीडिया को जानकारी देते हुए गोदाम के मालिक संतोष नावकर ने बताया कि उनके पड़ोस में गैस वेल्डिंग का काम चलता है, जिसके कारण उनके गोदाम की खिड़की से आग की चिंगारी भीतर पहुंची और आग की यह घटना हुई है। उन्होंने बताया कि उनका 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान इस आग के कारण हो गया है। गोदाम में प्लास्टिक की चीजें भरी हुई थी। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम से आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। पुलिस ने घटना को संज्ञान में लिया है और आगे की पड़ताल जारी है। दालमिल होतं सर, हे प्लास्टिकचं गोडाऊन होतं आपल्या बाजूला आणि हे इथं वेल्डिंगचं काम चालू होतं, याचं गॅस कटिंगचं, आणि मागच्या साईडला खिडकी आहे, त्याच्यामुळून आग अंदर गेली आणि माझं 4-5 लाख रुपयाचं नुकसान झालेलं आहे। मी गरीब माणूस आहो, आता काय करावं सांगा तुम्ही नेमकं। म्हणजे आपल्या शॉर्ट सर्किट वगैरे नाही झाली, याची गॅस कटिंग मतलब त्यानं झाली। ते वंदर तुम्ही बघू शकता, त्याचं लोखंड वगैरे कापणं चालू आहे गॅसची वेल्डिंगच्या यानं, त्यांना पूर्ण ते नुकसान माझं झालेलं आहे साहेब। आता याची थोड़ी भरपाई आम्हाला करून पाहिजे होती शासनाकडून। अकोला जिला परिषद का शिक्षा विभाग एक बार फिर चर्चा में आ गया है। देखा गया कि प्राथमिक शिक्षा अधिकारी रतन सिंह पवार के कमरे में लाइट और पंखे तब भी चल रहे थे जब ऑफिस में एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। इसलिए सवाल यह है कि क्या सरकारी ऑफिस में बिजली बचाने को लेकर दिए गए निर्देशों का शिक्षा विभाग पालन करता है या नहीं। सरकारी ऑफिस में बेवजह बिजली खर्च न कर बिजली बचाने के लिए समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन अगर संबंधित कमरे में किसी के न होने पर भी बिजली के उपकरण जलते रहते हैं तो इन निर्देशों के पालन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। खास बात यह है कि जिला परिषद का शिक्षा विभाग छात्र, शिक्षक और अभिभावकों से सीधे जुड़ा एक अहम डिपार्टमेंट है। इसलिए इस विभाग से सरकारी नियमों और निर्देशों का सख्ती से पालन करने की उम्मीद की जाती है। लेकिन जब कार्यालय में एक भी कर्मचारी मौजूद ना हो तब पंखे और लाइट चालू रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, और क्या इस बात की जांच की जाएगी कि दिन में इस तरह से कितनी बिजली बर्बाद होती है। इस बारे में संबंधित अधिकारियों की भूमिका जानना भी जरूरी है। बिजली की बर्बादी को देखते हुए क्या प्रशासन इस पर ध्यान देगा और जरूरी निर्देश जारी करेगा, यह सवाल भी निर्माण हो रहा है। श्रावण के दूसरे सोमवार के मौके पर वाशिम के कामरगांव इलाके में जय भोले कावड़ मंडल की कावड़ यात्रा बड़े ही जोश के साथ संपन्न हुई। बेमला और कापशी नदियों के पवित्र संगम से 121 कलश भरकर जल लाया गया और कामरगांव के प्राचीन महादेव मंदिर में भगवान महादेव को जल से अभिषेक किया गया। वाशिम के कामरगांव में शिव भक्त हर साल श्रावण के मौके पर कावड़ यात्रा निकालते हैं। इस साल भी जय भोले कावड़ मंडल ने कावड़ यात्रा निकाली। कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों द्वारा लगाए गए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस साल की कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी खास आकर्षण रही। महिला शिव भक्तों ने भी जोश के साथ हिस्सा लिया और महादेव के चरणों में जल चढ़ाया। श्रावण मास में महादेव को पवित्र जल चढ़ाने की धार्मिक परंपरा है, जिसके अनुसार शिव भक्तों ने नदियों के संगम से जल लाकर प्राचीन महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। इससे पूरा कामरगांव इलाका भक्तिमय माहौल से भर गया। जय भोले कावड़ मंडल के अध्यक्ष रोशन देशमुख और सभी साथियों के खास सहयोग और मौजूदगी से कावड़ यात्रा शांति और उत्साह से संपन्न हुई। बड़ी संख्या में शिव भक्तों के शामिल होने से इस साल की कावड़ यात्रा भक्ति, उत्साह और एकता का नजारा बन गई। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। अमरावती शहर के जिला महिला अस्पताल में दिल दहला देने वाली घटना। अस्पताल के NICU में लगी आग। आग में 3 नवजात बच्चों की मौत। धारदार शस्त्र व पत्थर से हमला कर 28 वर्षीय युवक की निर्घुण हत्या। शहर के दवा बाजार परिसर की घटना में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की परिजनों की मांग। डॉक्टर हर्षदा डालिमकर को दोबारा ज्वाइन करने का डीन का आश्वासन।
स्थिति के बाद डॉक्टर हर्षदा का चल रहा इलाज, फिलहाल हालत स्थिर। सिंचाई के लिए किसानों को नहीं मिली सब्सिडी, सब्सिडी के लिए वाशिम जिले के किसानों का अर्धनग्न आंदोलन। दूसरे श्रावण सोमवार को भी शहर के श्री राज राजेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। गांधी ग्राम से पवित्र पूर्णा नदी का जल लाकर शिव भक्तों ने किया शिवजी का जलाभिषेक। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।